आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, कंपन के प्रकार, कितने प्रकार से मॉलिक्यूल कंपन करता है। हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मॉलिक्यूल के कंपन का अध्ययन करते हैं। आईआर रेडिएशंस को प्राप्त करके अणु के मध्य के जो बॉन्ड होते हैं उनके अंदर कंपन या घूर्णन होता है और वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर, अवशोषित कर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, नीचे से ऊंचे वाले एनर्जी लेवल में चले जाते हैं और उसके कारण हमको एक पीक दिखाई देती है। अब प्रश्न ये उठता है कि मॉलिक्यूल कितने प्रकार से कंपन करते हैं और मॉलिक्यूल में किस किस तरह का कंपन होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि कितने प्रकार से कंपन करता है, फिर हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ कंपन कितने होते हैं, कितने प्रकार के कंपन कितने होते हैं और टोटल कितने कंपन, कितने वाइब्रेशंस होते हैं। तो मेनली यहाँ पर दो प्रकार के कंपन होते हैं, टू टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस आर देयर। हम टू टाइप्स में उसको कैटेगराइज करते हैं। पहला है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और दूसरा है बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग मतलब खिंचाव, बेंडिंग मतलब घूर्णन। ये जैसे ये वाला है, ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ये दोनों ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है और ये बाकी जो सारे वाइब्रेशंस हैं ये बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं, है ना। इस मॉलिक्यूल के अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये लीनियर मॉलिक्यूल है, मतलब रेखीय मॉलिक्यूल है, ये रेखीय मॉलिक्यूल है और इस रेखीय मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो रही है। कार्बन या ऑक्सीजन। ये जलकाणु है, एंगुलर है, यहाँ पर एंगल है, 105 डिग्री का एंगल है यहाँ पर। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। तो इसके अंदर 105 डिग्री का एंगल है और ये मॉलिक्यूल क्योंकि रेखीय नहीं है, कैसा है, इसके अंदर एक एंगल है, एंगुलर मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर कैसे वाइब्रेशंस होंगे, इसमें इस तरह के बेंडिंग वाइब्रेशन होंगे। तो मेनली हमने कह दिया दो तरह के वाइब्रेशंस होते हैं, एक होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और दूसरे होते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। फिर हम एक एक करके वाइब्रेशन लेते हैं, कितने तरह के अलग अलग तरह के वाइब्रेशंस होते हैं। ये आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उन मॉलिक्यूल को हम एक बॉल की तरह मानते हैं और उनके बीच का जो बॉन्ड होता है उसको हम स्प्रिंग नुमा मानते हैं। ये बॉल मॉलिक्यूल है और ये बीच का बॉन्ड ये स्प्रिंग नुमा मानते हैं। और जैसे ही हम इसको खींचते हैं, इसको हमने जैसे फिक्स रखा, इसको खींचा या इसको इस तरह से खींच के अगर हमने छोड़ दिया तो स्प्रिंग की लेंथ बड़ी हो जाती है और फिर वापस वो अपनी जगह पर आती है। तो इस तरह से वो मॉलिक्यूल कंपन करता है। मॉलिक्यूल अलग अलग कंपन कर सकता है। जैसे ये माना हमने, ये स्प्रिंग है, इसको अगर हम खींचते हैं तो इसके अंदर डिस्टेंस बढ़ जाता है और ये वापस इस साइड आएगा और इनके बीच में वापस ऐसे डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको अगर हम R1 माने तो ये हो जाएगा R2। तो इस तरह से बॉन्ड लेंथ बढ़ती घटती है। तो इस तरह का जो वाइब्रेशन होता है वो कहलाता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, खिंचाव वाला वाइब्रेशन। यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए इस मॉलिक्यूल को हमने कांस्टेंट माना है और इस मॉलिक्यूल को हम खींचते हैं, तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। जैसे जैसे ज़्यादा खींचेंगे, जितना ज़्यादा खींचेंगे मॉलिक्यूल को, जितना ज़्यादा यहाँ पर खींचेंगे उतने ही फोर्स से वापस यहाँ पर आ जाएगा। तो जितना बल हम इस पर लगाते हैं उसका प्रतिकर्षी बल भी वापस लगता है और वो वापस उल्टी दिशा में आ जाता है। तो हम सबसे पहले करते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है, ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में हमने बताया दो तरह की होती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। एक होती है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और दूसरी होती है असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग या कपलिंग वाली वाइब्रेशन और ये कहलाती है डीकपल्ड वाइब्रेशन। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है और इसके बीच में जो बॉन्ड है वो एक स्प्रिंग के रूप में, ये A और ये B मॉलिक्यूल है। तो इसके अंदर और यहाँ से ये C मॉलिक्यूल है। तो ये B को अगर हम कांस्टेंट मानते हैं तो C और ये A इस दिशा में जा रहा है, C और इस दिशा में आ रहा है। तो दोनों को एक साथ खींचते हैं, दोनों की बॉन्ड लेंथ एक साथ बढ़ती है और फिर ये एक साथ ही अंदर आते हैं। तो इस तरह की जो वाइब्रेशन होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और वो कहलाती है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। दूसरी होती है असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। उसमें असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में क्या होता है, अगर ये बीच का
बॉन्ड है और ये, तो एक को हम जिस वक्त खींचते हैं दूसरा उस वक्त कंप्रेस होता है। मतलब एक इस डायरेक्शन में तो दूसरा इस डायरेक्शन में, फिर ये इस डायरेक्शन में तो ये इस डायरेक्शन में। तो इस तरह की स्ट्रेचिंग को हम कहते हैं असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। अब आती है बेंडिंग। बेंडिंग को फिर हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। ये सब बेंडिंग वाइब्रेशंस है। दीज आर बेंडिंग वाइब्रेशंस। बेंडिंग वाइब्रेशन को हम फिर दो कैटेगरीज में बांटते हैं, इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगी, असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगी। बेंडिंग में आती है रॉकिंग और सीजरिंग। दोनों एक ही प्लेन में हो रही है। ये जो वाइब्रेशन है वो इन प्लेन है, एक ही तल में हो रही है ना, इन प्लेन वाइब्रेशन है। यानी कि एक जो बॉन्ड है वो इस साइड आ रहा है तो दूसरा बॉन्ड इस साइड आ रहा है, कैंची नुमा उनके अंदर मोशन हो रहा है। फिर ये वापस अपनी दिशा में जा रहा है ये, और ये वापस अपनी दिशा में जा रहा है। इस तरह का जो वाइब्रेशन होता है वो कहलाता है सीजरिंग वाइब्रेशन। रॉकिंग, रॉकिंग के अंदर इसके बीच का एंगल कांस्टेंट रहता है, दोनों एक ही दिशा में आते हैं यहाँ पर, फिर वापस विपरीत दिशा में चले जाते हैं। तो इस तरह का जो वाइब्रेशन कहलाता है रॉकिंग वाइब्रेशन। ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग में क्या है कि दोनों मतलब ये एक प्लेन है, एक तल के अंदर प्रेजेंट है, ये दोनों एक तल के अंदर प्रेजेंट है। एक टाइम में ये तल के ऊपर आता है तो ये तल के नीचे जाता है, फिर ये तल के ऊपर आ जाता है तो ये तल के नीचे आ जाता है। तो इस तरह से ये दूसरे से एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड आपस में क्रॉस में तल के ऊपर और तल के नीचे आते रहते हैं। वैगिंग मतलब पंखा नुमा, जैसे कि हम पंखा झुलाते हैं या दरवाजे का गेट अंदर बाहर खोलते हैं। यहाँ पर क्या है, दोनों सेम प्लेन में है, एक ही साथ। पॉजिटिव का मतलब है प्लेन के ऊपर, नेगेटिव का मतलब है बोर्ड के पीछे की ओर जाना। तो जिस तरह से पंखा एक प्लेन के पीछे आता है, बाहर पीछे की ओर जाता है, आगे की ओर आता है, इस तरह से ये कहलाती है वैगिंग। और वैगिंग के अंदर आगे पीछे घुमाना होता है, तो मॉलिक्यूल वहाँ पर आगे पीछे घूमता है। अब स्ट्रेचिंग में हमेशा ज़्यादा एनर्जी लगती है और बेंडिंग के अंदर कम एनर्जी लगती है। यानी कि जो स्ट्रेचिंग की पीक है वो हमको हायर एनर्जी लेवल पे दिखाई देती है, हायर वेव एनर्जी वाले पे दिखाई देती है, यानी कम वेवलेंथ पे दिखाई देती है। और बेंडिंग की वाइब्रेशन मोर वेवलेंथ या कम एनर्जी की ओर दिखाई देती है। स्ट्रेचिंग में ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, बेंडिंग में हमको कम ऊर्जा देनी पड़ती है। तो ये दोनों के अंदर अंतर है। ये फिर नॉर्मल यही दिखाया गया है यहाँ पर। ये बॉन्ड है असिमेट्रिक वाइब्रेशन, सिमेट्रिक वाइब्रेशन। ये स्ट्रेचिंग और ये स्ट्रेचिंग है। ये भी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है, मतलब दोनों एक दूसरे के आ रहे हैं। सीजरिंग वगैरह की वाइब्रेशन है, तो किस तरह से वाइब्रेशन होती है। तो हमने टोटल देख लिया कि यहाँ पर मेनली दो तरह की वाइब्रेशंस हैं। एक है बेंडिंग वाइब्रेशन और दूसरी है बेंडिंग वाइब्रेशन और दूसरी है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। वन इज बेंडिंग एंड अदर वन इज स्ट्रेचिंग। दो तरह की वाइब्रेशंस हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को फिर हमने दो तरह से क्लासिफाई कर दिया, असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, सममित और असममित। बेंडिंग वाइब्रेशन को हमने चार कैटेगरी में बांटा है, वैगिंग या पंखानुमा, दूसरा ट्विस्टिंग, तीसरा रॉकिंग और चौथा सीजरिंग, कैंची नुमा। तो ये चार तरह के वाइब्रेशन होते हैं। इसके अलावा रोटेशन है। रोटेशन एक्स एक्सिस में हो सकता है, वाई एक्सिस में हो सकता है और जेड एक्सिस में हो सकता है। तीन तरह के एक्सिस के अंदर रोटेशन हो सकता है। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ए और बी, तो एक एक्सिस इसके बीच में से पास हो सकती है, एक एक्सिस यूं पास हो सकती है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और तीसरी एक्सिस इसके अंदर से पास हो सकती है, जेड एक्सिस। तो रोटेशनल मोशन भी तीन तरह के हो गए, वाइब्रेशनल मोशन भी तीन तरह के हो गए, और ट्रांजिशनल मोशन भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये तीन तरह के ट्रांजिशनल मोशन है, तीन तरह के रोटेशनल मोशन है, थ्री टाइप्स के, और थ्री टाइप्स के ही उसके अंदर वाइब्रेशन है। वाइब्रेशनल मोशन है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसी हुई? ट्रांजिशनल मोशन स्थानांतरण गति,
घूर्णन गति और कंपन गति। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर n एटम प्रेजेंट है तो उसके अंदर तीनों प्रकार की गति को मिलाकर उसमें 3n प्रकार के उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 3n। यहाँ पर n है नंबर ऑफ एटम्स और 3 प्रदर्शित करती है एक स्थानांतरण गति, एक वाइब्रेशन और एक रोटेशनल मोशन, है ना। तो अगर हमको वाइब्रेशन मोशन निकालना है कि कितने प्रकार के मॉलिक्यूल के अंदर कंपन हो रहे हैं, वाइब्रेशन निकालने, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अगर हमको निकालने हैं तो हम करेंगे 3n माइनस 6, 3 ये और 3 ये, 3x माइनस 6। तो टोटल मोशन के अंदर से हमने रोटेशनल और ट्रांजिशनल मोशन को माइनस कर दिया, तो ये बताएगा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बताएगा। किसके लिए? एंगुलर मॉलिक्यूल के लिए। मान लीजिए हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, जल का अणु H2O। तो H2O के अंदर n की मात्रा कितनी हो गई? n की हो गई 3 और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3 × 3 दैट इज 9। अब 9 में से क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल कैसा है? एंगुलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर हम कितना माइनस करेंगे? 6 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो 3 टाइप के इसके अंदर वाइब्रेशंस या कंपन होंगे। अगर हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल CO2 मॉलिक्यूल, जो कि लीनियर मॉलिक्यूल है या रेखीय मॉलिक्यूल है, और इसके अंदर n की संख्या कितनी है? यहाँ पर भी 3 है, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 3 दैट इज 9। तो 9 में से हमको 3 तो निकाल लिया हमने ट्रांजिशन मोशन और 2 हम निकालेंगे रोटेशनल मोशन, क्योंकि जो लीनियर मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर ये एक्सिस और ये वाली एक्सिस के तो मोशन होते हैं, लेकिन इस एक्सिस से अगर हम रोटेट करते हैं तो उसके अंदर चेंज नहीं आता, इसलिए सिर्फ यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस, z एक्सिस में उसमें कोई चेंज नहीं आता, दो तरह के ही मोशन होंगे। तो हम ये करेंगे 9 - 5 दैट इज 4। तो 4 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस यहाँ पर होती हैं। तो ये हो गया टोटल वाइब्रेशंस। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को काउंट कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला है 3n माइनस कितने इसके अंदर रोटेशन और कितने ट्रांजिशन मोशन है, उसको हम माइनस कर देते हैं तो हमको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पता चल जाती है, और जितनी वाइब्रेशंस होंगी उसके अनुसार ही यहाँ पर हमको पीक दिखाई देती हैं। तो ये हो गया आज का चैप्टर। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में हुक्स लॉ, जिस पर कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, कंपन के प्रकार, कितने प्रकार से मॉलिक्यूल कंपन करता है। हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मॉलिक्यूल के कंपन का अध्ययन करते हैं। IR रेडिएशंस को प्राप्त करके अणु के मध्य के जो बॉन्ड होते हैं उनके अंदर कंपन या घूर्णन होता है, और वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर, अवशोषित कर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, नीचे से ऊंचे वाले एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, और उसके कारण हमको एक पीक दिखाई देती है। अब प्रश्न ये उठता है कि मॉलिक्यूल कितने प्रकार से कंपन करते हैं और मॉलिक्यूल में किस किस तरह का कंपन होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि कितने प्रकार से कंपन करता है, फिर हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ कंपन कितने होते हैं, कितने प्रकार के कंपन कितने होते हैं और टोटल कितने कंपन, कितने वाइब्रेशंस होते हैं। तो मेनली यहाँ पर 2 प्रकार के कंपन होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस आर देयर। हम 2 टाइप्स में उसको कैटेगराइज करते हैं। पहला है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और दूसरा है बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग मतलब खिंचाव, बेंडिंग मतलब घूर्णन। ये जैसे ये वाला है ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ये दोनों ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, और ये बाकी जो सारे वाइब्रेशंस हैं ये बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं, है ना। इस मॉलिक्यूल के अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये लीनियर मॉलिक्यूल है, मतलब रेखीय मॉलिक्यूल है, ये रेखीय मॉलिक्यूल है, और इस रेखीय मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो रही है, कार्बन या ऑक्सीजन। ये जल का अणु है, एंगुलर है, यहाँ पर एंगल है 105 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन
ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। तो इसके अंदर 105 डिग्री का एंगल है और ये मॉलिक्यूल क्योंकि रेखीय नहीं है, कैसा है, इसके अंदर एक एंगल है, एंगुलर मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर कैसे वाइब्रेशंस होंगे, इसमें इस तरह के बेंडिंग वाइब्रेशन होंगे। तो मेनली हमने कह दिया 2 तरह के वाइब्रेशंस होते हैं, एक होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और दूसरे होते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। फिर हम एक एक करके वाइब्रेशन लेते हैं, कितने तरह के अलग अलग तरह के वाइब्रेशंस होते हैं। ये आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उन मॉलिक्यूल को हम एक बॉल की तरह मानते हैं और उनके बीच का जो बॉन्ड होता है उसको हम स्प्रिंग नुमा मानते हैं। ये बॉल मॉलिक्यूल है और ये बीच का बॉन्ड ये स्प्रिंग नुमा मानते हैं। और जैसे ही हम इसको खींचते हैं, इसको हमने जैसे फिक्स रखा, इसको खींचा या इसको इस तरह से खींच के अगर हमने छोड़ दिया तो स्प्रिंग की लेंथ बड़ी हो जाती है और फिर वापस वो अपनी जगह पर आती है। तो इस तरह से वो मॉलिक्यूल कंपन करता है। मॉलिक्यूल अलग अलग कंपन कर सकता है। जैसे ये माना हमने ये स्प्रिंग है, इसको अगर हम खींचते हैं तो इसके अंदर डिस्टेंस बढ़ जाता है और ये वापस इस साइड आएगा और इनके बीच में वापस ऐसे डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको अगर हम R1 माने तो ये हो जाएगा R2। तो इस तरह से बॉन्ड लेंथ बढ़ती घटती है। तो इस तरह का जो वाइब्रेशन होता है वो कहलाता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, खिंचाव वाला वाइब्रेशन। यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए इस मॉलिक्यूल को हमने कांस्टेंट माना है और इस मॉलिक्यूल को हम खींचते हैं, तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। जैसे जैसे ज़्यादा खींचेंगे, जितना ज़्यादा खींचेंगे मॉलिक्यूल को, जितना ज़्यादा यहाँ पर खींचेंगे उतनी ही फोर्स से वापस यहाँ पर आ जाएगा। तो जितना बल हम इस पर लगाते हैं उसका प्रतिकर्षी बल भी वापस लगता है और वो वापस उल्टी दिशा में आ जाता है। तो हम सबसे पहले करते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं, ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में हमने बताया 2 तरह की होती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। एक होती है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और दूसरी होती है असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग या कपलिंग वाली वाइब्रेशन और ये कहलाती है डीकपल्ड वाइब्रेशन। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है और इसके बीच में जो बॉन्ड है वो एक स्प्रिंग के रूप में, ये A और ये B मॉलिक्यूल है। तो इसके अंदर और यहाँ से ये C मॉलिक्यूल है। तो ये B को अगर हम कांस्टेंट मानते हैं तो C और ये A इस दिशा में जा रहा है, C और इस दिशा में आ रहा है। तो दोनों को एक साथ खींचते हैं, दोनों की बॉन्ड लेंथ एक साथ बढ़ती है और फिर ये एक साथ ही अंदर आते हैं। तो इस तरह की जो वाइब्रेशन होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और वो कहलाती है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। दूसरी होती है असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। उसमें असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में क्या होता है, अगर ये बीच का बॉन्ड है और ये, तो एक को हम जिस वक्त खींचते हैं दूसरा उस वक्त कंप्रेस होता है। मतलब एक इस डायरेक्शन में तो दूसरा इस डायरेक्शन में, फिर ये इस डायरेक्शन में तो ये इस डायरेक्शन में। तो इस तरह की स्ट्रेचिंग को हम कहते हैं असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। अब आती है बेंडिंग। बेंडिंग को फिर हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। ये सब बेंडिंग वाइब्रेशंस है, दीज आर बेंडिंग वाइब्रेशंस। बेंडिंग वाइब्रेशन को हम फिर 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगी, असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगी। बेंडिंग में आती है रॉकिंग और सीजरिंग। दोनों एक ही प्लेन में हो रही हैं। ये जो वाइब्रेशन है वो इन प्लेन है, एक ही तल में हो रही है ना, इन प्लेन वाइब्रेशन है। यानी कि एक जो बॉन्ड है वो इस साइड आ रहा है तो दूसरा बॉन्ड इस साइड आ रहा है, कैंची नुमा उनके अंदर मोशन हो रहा है। फिर ये वापस अपनी दिशा में जा रहा है ये, और ये वापस अपनी दिशा में जा रहा है। इस तरह का जो वाइब्रेशन होता है वो कहलाता है सीजरिंग वाइब्रेशन। रॉकिंग के अंदर इसके बीच का एंगल कांस्टेंट रहता है, दोनों एक ही दिशा में आते हैं यहाँ पर, फिर वापस विपरीत दिशा में चले जाते हैं। तो इस तरह का जो वाइब्रेशन कहलाता है रॉकिंग वाइब्रेशन। ट्विस्टिंग में क्या है कि दोनों मतलब ये एक प्लेन है, एक तल के अंदर प्रेजेंट है, ये दोनों एक तल के अंदर प्रेजेंट है। एक टाइम में ये तल के ऊपर आता है तो ये तल के नीचे जाता है, फिर ये तल के ऊपर आ जाता है तो ये तल के नीचे आ जाता है। तो इस तरह से ये दूसरे से एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड आपस में क्रॉस में तल के ऊपर और तल के नीचे आते रहते हैं। वैगिंग मतलब पंखा नुमा, जैसे कि हम पंखा झुलाते हैं या दरवाजे का गेट अंदर बाहर खोलते हैं। यहाँ पर क्या है, दोनों सेम प्लेन में है, एक ही साथ। पॉजिटिव का मतलब है प्लेन के ऊपर,
नेगेटिव का मतलब है बोर्ड के पीछे की ओर जाना। तो जिस तरह से पंखा एक प्लेन के पीछे आता है, बाहर पीछे की ओर जाता है, आगे की ओर आता है, इस तरह से ये कहलाती है वैगिंग। और वैगिंग के अंदर आगे पीछे घुमाना होता है, तो मॉलिक्यूल वहां पर आगे पीछे घूमता है। अब स्ट्रेचिंग में हमेशा ज़्यादा एनर्जी लगती है और बेंडिंग के अंदर कम एनर्जी लगती है। यानी कि जो स्ट्रेचिंग की पीक है वो हमको हायर एनर्जी लेवल पे दिखाई देती है, हायर वेव एनर्जी वाले पे दिखाई देती है, यानी कम वेवलेंथ पे दिखाई देती है। और बेंडिंग की वाइब्रेशन मोर वेवलेंथ या कम एनर्जी की ओर दिखाई देती है। स्ट्रेचिंग में ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, बेंडिंग में हमको कम ऊर्जा देनी पड़ती है। तो ये दोनों के अंदर अंतर है। ये फिर नॉर्मल यही दिखाया गया है यहाँ पर। ये बॉन्ड है असिमेट्रिक वाइब्रेशन, सिमेट्रिक वाइब्रेशन, ये स्ट्रेचिंग और ये स्ट्रेचिंग है। ये भी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है, मतलब दोनों एक दूसरे के आ रहे हैं, सीजरिंग वगैरह की वाइब्रेशन है। तो किस तरह से वाइब्रेशन होती है, तो हमने टोटल देख लिया कि यहाँ पर मेनली दो तरह की वाइब्रेशन है। एक है बेंडिंग वाइब्रेशन और दूसरी है बेंडिंग वाइब्रेशन और दूसरी है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। वन इज बेंडिंग एंड अदर वन इज स्ट्रेचिंग। दो तरह की वाइब्रेशंस हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को फिर हमने दो तरह से क्लासिफाई कर दिया, असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, सममित और असममित। बेंडिंग वाइब्रेशन को हमने 4 कैटेगरी में बांटा है, वैगिंग या पंखानुमा, दूसरा ट्विस्टिंग, तीसरा रॉकिंग और चौथा सीजरिंग, कैंचीनुमा। तो ये 4 तरह के वाइब्रेशन होते हैं। इसके अलावा रोटेशन है। रोटेशन एक्स एक्सिस में हो सकता है, वाई एक्सिस में हो सकता है और जेड एक्सिस में हो सकता है। 3 तरह के एक्सिस के अंदर रोटेशन हो सकता है। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ए और बी, तो एक एक्सिस इसके बीच में से पास हो सकती है, एक एक्सिस यूं पास हो सकती है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और तीसरी एक्सिस इसके अंदर से पास हो सकती है, जेड एक्सिस। तो रोटेशनल मोशन भी 3 तरह के हो गए, वाइब्रेशनल मोशन भी 3 तरह के हो गए और ट्रांजिशनल मोशन भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये 3 तरह के ट्रांजिशनल मोशन है, 3 तरह के रोटेशनल मोशन है, 3 टाइप्स के, और 3 टाइप्स के ही उसके अंदर वाइब्रेशन है। वाइब्रेशनल मोशन है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसी हुई? ट्रांजिशनल मोशन, स्थानांतरण गति, घूर्णन गति और कंपन गति। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर n एटम प्रेजेंट है तो उसके अंदर तीनों प्रकार की गति को मिलाकर उसमें 3n प्रकार के उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। 3n यहाँ पर n है नंबर ऑफ एटम्स और 3 प्रदर्शित करती है एक स्थानांतरण गति, एक वाइब्रेशन और एक रोटेशनल मोशन, है ना। तो अगर हमको वाइब्रेशन मोशन निकालना है कि कितने प्रकार के मॉलिक्यूल के अंदर कंपन हो रहे हैं, वाइब्रेशन निकालने, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अगर हमको निकालने हैं तो हम करेंगे 3n - 6, 3 ये और 3 ये, 3x - 6। तो टोटल मोशन के अंदर से हमने रोटेशनल और ट्रांजिशनल मोशन को माइनस कर दिया, तो ये बताएगा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बताएगा। किसके लिए? एंगुलर मॉलिक्यूल के लिए। मान लीजिए हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, जल का अणु H2O। तो H2O के अंदर n की मात्रा कितनी हो गई? n की हो गई 3 और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3 × 3 दैट इज 9। अब 9 में से क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल कैसा है? एंगुलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर हम कितना माइनस करेंगे? 6 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो 3 टाइप के इसके अंदर वाइब्रेशंस या कंपन होंगे। अगर हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल, जो कि लीनियर मॉलिक्यूल है या रेखीय मॉलिक्यूल है, और इसके अंदर n की संख्या कितनी है? यहाँ पर भी 3 है, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 3
दैट इज 9। तो 9 में से हमको 3 तो निकाल लिया हमने ट्रांजिशन मोशन और 2 हम निकालेंगे रोटेशनल मोशन, क्योंकि जो लीनियर मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर ये एक्सिस और ये वाली एक्सिस के तो मोशन होते हैं, लेकिन इस एक्सिस से अगर हम रोटेट करते हैं तो इसके अंदर चेंज नहीं आता, इसलिए सिर्फ यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में उसमें कोई चेंज नहीं आता, दो तरह के ही मोशन होंगे। तो हम ये करेंगे 9 - 5 दैट इज 4। तो 4 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस यहाँ पर होती हैं। तो ये हो गया टोटल वाइब्रेशंस। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को काउंट कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला है 3n माइनस कितने इसके अंदर रोटेशन और कितने ट्रांजिशन मोशन है, उसको हम माइनस कर देते हैं तो हमको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पता चल जाती है, और जितनी वाइब्रेशंस होंगी उसके अनुसार ही यहाँ पर हमको पीक दिखाई देती है। तो ये हो गया आज का चैप्टर। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में हुक्स लॉ, जिस पर कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड है।